यहाँ पढ़ रहे थे कि अभ्युदय निःश्रेयस बोधगम्य होना अभिव्यक्ति का मतलब है। अनुभव, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि अनुभव की अभिव्यक्ति होना, तो अनुभव की अभिव्यक्ति में क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता है ना। तो क्रियापूर्णता के लिए अभ्युदय है और आचरण पूर्णता के लिए निःश्रेयस है। निःश्रेयस का मतलब है पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा से मुक्त स्थिति है ना। और अभ्युदय का मतलब है पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा की ओर गति है ना। यानी जिसको अपन परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कह रहे हैं। तो पुत्रेष्णा का मतलब है जन बल कामना है ना, जन बल कामना। वित्तेष्णा धन बल कामना और लोकेष्णा यश बल कामना। तो जन बल कामना से धन बल कामना है और धन बल कामना पूर्वक ही हम उपकार कर पाते हैं ना। उपकार करके ही यश बल कामना होती है ना। और निःश्रेयस का मतलब है कि जब समाज में पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा तृप्ति बिंदु पे आ जाता है, तो इसके बाद केवल परंपरा में नियंत्रण संतुलन और निरंतरता को बनाए रखने के अर्थ में जो दिव्य मानव है, आचरणपूर्ण मानव है, वो कार्य करता है ना। तो उसमें लोकेष्णा पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा का आवश्यकता नहीं बनती। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विधि से सोचेंगे तो परिवार से परिवार समूह, ग्राम समूह, क्षेत्र मंडल समूह, और फिर मुख्य राज्य, प्रधान राज्य, विश्व राज्य, ये 10 स्टेप हैं। तो यदि हम परिवार में गठन को प्रमाणित कर पाते हैं तो हमारे अंदर एक संस्कार बनता है कि हम परिवार समूह में एक हो सकते हैं ना। परिवार समूह में यदि हम एक हो सकते हैं तो हम फिर ग्राम में एक हो सकते हैं, और ग्राम में एक हो सकते हैं तो ग्राम समूह में एक हो सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से एक होने से ही जनबल कामना बनती है। जैसे एक परिवार में यदि परिवार के लोग अलग अलग हैं तो परिवार का ताकत नहीं बनता है ना। ऐसे यदि परिवार अलग अलग होते हैं तो परिवारों का ताकत नहीं बनता है। तो परिवारों का ताकत तभी बनता है जब परिवार मिलजुल के एक हो जाते हैं ना, यानी जन बल जिसको अपन कहें। यदि हम व्यक्तिवादी तरीके से जीते हैं तो जन बल नहीं बनता है ना। तो बल तभी बनता है जब हम संगठित होते हैं। तो सहअस्तित्व ही पूर्ण बल है। यानी अगर पूरी मानव जाति पूर्ण सख्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, इसका मतलब है अखंड समाज हो जाए, तो जन बल कामना अखंड समाज तक है ना। उसमें 300-400 सोपान तक जो है श्रम है, और उसके बाद संस्कार बस जो है उसमें सहजता है, गठन में सहजता है। पहले परिवार में गठन में श्रम है, फिर इसके बाद जो गठन हमने परिवार में प्रमाणित किया है उस अर्थ में यदि हम परिवार समूह में प्रयास करते हैं तो परिवार समूह गठित हो जाता है। और फिर 10 परिवार समूह यदि मिलके एक हो जाते हैं, है ना, लक्ष्य साम्यता के आधार पे, कार्य साम्यता के आधार पे, तो फिर संस्कार बन जाता है। गठित होके काम करने का संस्कार बन जाता है ना। तो उसको कह रहे हैं कि फिर अब जिसको जनबल कामना कह रहे हैं, जनबल कामना एक संस्कार हो गया। अब उसके लिए अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जब परिवार समूह मिल के उत्पादन करते हैं ना, तो वहाँ से आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में धन बल कामना बनती है। यदि धन व्यक्तिवादी होता है तो बल नहीं बनता है ना। व्यक्तिवादी पूंजी जो है वो बल नहीं बनती। समाज के लिए, परिवार के लिए भी बल नहीं बनती। जैसे मान लो परिवार में सब अपना अपना धन रखते हैं तो परिवार का सामूहिक धन के रूप में ताकत नहीं बनती है ना। यदि परिवार कोई उपकार करना चाहते हैं तो व्यक्तिवादी धन के आधार पर नहीं कर पाते। तो यदि परिवार का धन है ना, जिसको अपन कहें कि जितने परिवार के सदस्य हैं सबका सम्मिलित धन है ना,
तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था विधि से सोचते हैं तो परिवार, तो वहाँ नौकरी और व्यवसाय ये दोनों है ना, इसकी आवश्यकता ना होने के कारण से हर परिवार उत्पादन में भागीदारी करता है। इस विधि से जो धन होता है वो परिवार का ही धन होता है। अभी नौकरी और व्यापार विधि से जो हम धन कमाते हैं उसमें जो आदमी श्रम करता है, नौकरी करता है, दुकान में बैठता है, वो अपना धन मानता है उसको, है ना। बाकी परिवार के लोग सहयोग करते हैं ऐसा मान लेता है, थोड़ा बहुत उधार होता है, लेकिन वो मानता यही है कि उसने कमाया है ना। तो उसके कारण से बाकी जो लोग हैं वो भी ऐसे ही मानते हैं, मैं सहयोग करता हूँ तो मैं इनके आश्रय में हूँ, है ना। तो आश्रय प्रवृत्ति बनती है, कमाने वाले में अहंकार प्रवृत्ति रहती है। लेकिन यदि परिवार मूलक स्वराज विधि से परिवार यदि किसी एक उत्पादन को मिलजुल के करता है तो वो जो धन होता है सबका धन होता है, तो वहाँ अहंकार और हीनता, दीनता दोनों से मुक्ति हो जाती है ना इससे। और धन बल बन जाता है ना, स्वाधन के रूप में धन बल। ऐसे ही 10 परिवार मिल के यदि उत्पादन करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। योजनाबद्ध तरीके से कोई भी उत्पादन होता है वो ज़्यादा ही होता है, और एक एक परिवार जो भी उत्पादन करता है उसमें बड़ी योजना काम नहीं करती है ना, छोटे स्तर पे योजना रहती है। तो परिवार समूह विधि से यदि हम उत्पादन करते हैं तो 10 परिवार मिल के परिवार सभा विधि से आवश्यकताओं को भी निश्चय कर सकते हैं। सर्वे विधि से 10 परिवारों से पूछ के कि आवश्यकता क्या होती है उसको निश्चित कर सकते हैं, और योजना बना के उत्पादन कर सकते हैं। तो वो जो 10 परिवार व्यक्तिगत रूप से करते हैं और 10 परिवार मिल के करते हैं तो उसमें आवश्यकता से अधिक होता है। जितना 10 परिवार अलग अलग करके उत्पादन करते हैं उससे 1.5 गुना भी हो सकता है ना, 2 गुना भी हो सकता है यदि 10 परिवार मिल के करते हैं। दूसरी बात है कि यदि हम परिवार की सीमा में आवश्यकता को पहचानते हैं तो वस्तुएं ज़्यादा होती, लेकिन जब परिवार समूह में मिलजुल के वस्तुओं को पहचानते हैं आवश्यकता के रूप में तो उसका संख्या कम हो जाता है ना, अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि जब हम परिवार की सीमा में रहते हैं तो दूसरा परिवार की तुलना में हम अपनी आवश्यकता को देखते हैं, लेकिन जब 10 परिवार एक हो जाते हैं तो 10 परिवार की सीमा में हम आवश्यकताओं को देखते हैं, तो सह अस्तित्व में स्वाभाविक रूप से अपव्यय है ना वो नियंत्रित होता है और आवश्यकताएं सीमित होती है ना। ये हम लोग कहीं भी देख सकते हैं, अभी भी जो बड़े परिवार होते हैं उनमें आवश्यकताएं सीमित रहती। तो वैसे ही यदि 10 परिवार इकट्ठे होकर आवश्यकताओं का निश्चयन करते हैं तो आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं और उत्पादन ज़्यादा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आवश्यकता सीमित होना यानी संयत आवश्यकताएं होना जो है वो भी समृद्धि को बढ़ाता है। क्योंकि अभी आप ज़्यादा आवश्यकताओं को पहचान के उसका भोग उपभोग कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा श्रम लग रहा था। अभी भोग संयत हो गया है ना, यानी आवश्यकताएं सीमित हो गई हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, क्योंकि हम जनबल के रूप में इकट्ठे हो गए हैं ना, एकत्रित हो गए। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, और जब ये उत्पादन एक परिवार समूह का होता है तो सारा धन परिवार समूह का ही होता है ना, सम्मिलित धन होता है। तो उसका कोई कोष नहीं होता है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो कोष में चला जाता है, और कोष जो है आवश्यकता अनुसार उसको उपलब्ध कराता है। उसका टाइमिंग गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से समृद्धि है ना धन बल के रूप में बनती है। धन बल क्यों चाहिए?
तो धन बल चाहिए है समाज गति के लिए, है ना। धन बल की आवश्यकता क्यों? व्यक्तिवादी तरीके से समाज गति नहीं होती, है ना। अभी समाज गति कैसे होती है कि शासन बलपूर्वक दबाव डाल के आपसे पैसा इकट्ठा करता है, जिसको टैक्सेस कहते हैं ना। फिर शासन आपको देता है विकास के लिए, विकास योजनाएं लाता है। इन दोनों में करप्शन होता है, बहुत सारा सीपेज होता है। और दूसरा भय का प्रयोग होता है ना। और प्रलोभन भी रहता है, सरकार देगी तो हम किसी राजनेता को, राजनीतिक दल को देखते रहते हैं। उसके कारण से जो हमारी ताकत है वो ताकत वहाँ चली जाती है ना। जो परिवारों की ताकत होना चाहिए, आश्रय, शासन के आश्रय में जाने से वो ताकत शासन की हो जाती है, या शासन का जो मुखिया होता है उसकी ताकत हो जाती है। परिवारों की ताकत शून्य हो जाती है ना, क्योंकि वो शासन के आश्रय में आ जाते हैं। तो हमारा बल ही नहीं बनता, ना धन का बल बनता, ना जन का बल बनता है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है। और ऊपर से जो आ रहा है वो कोई शासन कमाता थोड़ी है, शासन तो हमसे ही खींचता है। तो जब हमसे लेता है तब भी पीड़ा होती है, और जब हमको देता है तो हमारा स्वत्व नहीं बनता, हमारा अधिकार नहीं बनता, है ना। तो इस प्रकार से जो परिवार हैं वो कमज़ोर रहते हैं और शासन मजबूत हो जाता है। शासन जितना मजबूत होता है, व्यक्ति और परिवार उतने कमज़ोर होते हैं। व्यक्ति परिवार जितने मजबूत होते हैं, व्यवस्थाएं उतनी सुदृढ़ होती हैं, क्योंकि अपव्यय नहीं होता है ना। अपव्यय नहीं होता है, आवश्यकताएं सीमित रहती हैं, और दासता नहीं रहती है, स्लेवरी नहीं रहती है, और परिवार समूह की ताकत बनती है, तो उपकार ज़्यादा कर पाते हैं। आवश्यकता से समाज गति में शिक्षा संस्थाएं बना सकते हैं। अभी हम शिक्षा संस्थाएं शासन से बोलते हैं, या तो शासन करता है या व्यापारी लोग करते हैं, है ना। तो जब व्यापारी करता है तो व्यवस्थाएं व्यापार बन जाती है ना। जैसे शिक्षा व्यवस्था व्यापार हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था व्यापार हो गई, है ना, सुरक्षा व्यवस्था व्यापार हो गई। लेकिन जब समाज करता है तो शिक्षा व्यवस्थाएं व्यापार नहीं होती है ना, सुलभता के अर्थ में रहती है ना। तो शिक्षा सुलभता, स्वास्थ्य सुलभता, ये लक्ष्य बनता है। व्यापार होता तो प्रॉफिट लक्ष्य बनता है ना, लाभ का लक्ष्य बनता है। लेकिन जब समाज अपना स्कूल अपने बच्चों के लिए बनाता है तो प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है ना। अच्छे से अच्छी शिक्षा सुलभ हो, ये लक्ष्य बन जाता है। तो इस प्रकार से जिसको अपन कह रहे हैं कि समृद्धि की आवश्यकता है, यानी धन बल की आवश्यकता है, जिसको अपन वित्तेषणा कह रहे हैं, उसकी आवश्यकता है मानवीय समाज बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए ऐषणाओं को खराब नहीं माना गया है। ऐषणाएँ व्यवस्था को गति देने के अर्थ में होती हैं, और ये मानव समाज में होती ही हैं। मतलब इसके लिए कोई किसी ने शिक्षित किया है ऐसा कुछ नहीं है ना, ये जन्म से ही रहती है मानव जाति में। तो इसीलिए मानव जाति में कोई भी परिवार अभावग्रस्त नहीं रहना चाहता, सब समृद्धि चाहते हैं ना। लेकिन अभी जो समृद्धि का डिज़ाइन है वो उल्टा है। समृद्धि का डिज़ाइन सीधा होता है परिवार मूलक विधि से, तो ताकत बनती है, जिसको कह रहे हैं समृद्धि आती है। अभी कितना भी पैसा किसी परिवार में हो जाता है, उसमें समृद्धि आती नहीं है ना, बल्कि और जोड़ने का प्रवृत्ति आती है, और जोड़ना। और वो उस पैसे से कहीं भी व्यवस्था में नियोजन करता है, तब भी उसके अंदर अपेक्षा बनी रहती है कि उससे और पैसा निकले। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग व्यापार में, व्यवस्थाओं में पैसे को नियोजित करते हैं व्यापार, तो उनमें व्यापार मानसिकता के कारण जो है उन संस्थाओं से पैसा कमाते हैं और बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। फिर वो जो पैसा ज़्यादा उनके परिवारों में आता है वो विलासिता में खर्च होता है। बड़े बड़े उनके घर बन जाते हैं, महंगी महंगी कारें हो जाती हैं, है ना, और विलासिता में खर्चा होता है। ऐसा आप हर परिवार में देख सकते हैं जो व्यवस्थाओं में लगे हुए, चाहे शिक्षा व्यवस्था में लगे। जैसे मान लो
जिन परिवारों ने व्यवसाय विधि से विश्वविद्यालय बनाए, आप उनके घर देखेंगे जाके, महलों जैसे घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, 20-20, 25-25 गाड़ियाँ रखते हैं ना। और उनके बच्चे जो हैं, जो विदेशों में पढ़ते हैं, घूमते हैं, उनमें बहुत प्रकार की है ना विलासिता की प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं ना। और इसके बाद यही विलासिता की प्रवृत्ति उनके परिवार को तोड़ देती है। मतलब हर ऐसे ज़्यादातर मैंने जो लोग व्यवस्थाओं में व्यापार विधि से गए, ऑलमोस्ट उनमें से 70-80% लोगों के परिवार टूट जाते हैं ना, क्योंकि उनकी संतानें भी उसी लक्ष्य को मान लेती हैं, तो पिता से अलग हो जाती, दूर हो जाती ऐसा, या पैसे को बर्बाद कर देती, उससे भी टूट जाते हैं। अगली जनरेशन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। बहुत सारे लोगों की पीड़ा भी यही रहती है कि हमारे पिताजी ने बनाया था और हम लोग उसको चला नहीं पाए, या हमारे दादाजी ने बनाया था, पिताजी ने चलाया और बच्चों ने बर्बाद कर दिया है ना, विलासिता में खर्चा कर दिया। ऐसा जब हम मिलजुल के करते हैं, व्यवस्था में नियोजन करते हैं, तो उससे समृद्ध होती हैं व्यवस्थाएं, समृद्ध होती हैं, और समाज में स्वयं स्फूर्त उसकी सुरक्षा का भाव आता है ना, क्योंकि समाज अपना मानता है। अभी समाज जो है अपना नहीं मानता है, जिसने बनाया है उसका मानता है ना, तो इसलिए उसका जिम्मेदारी नहीं बनती है कि संस्था की संपत्ति को सुरक्षित रखने का। हम खूब प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, ऐसा फिर भी दुरुपयोग करते लोग, क्योंकि उनको पता है ये अपनी नहीं है ना, यहाँ कोई डंडा है। तो इसलिए जब भी अवसर मिलता है तो उसमें से कुछ चोरी करते हैं, लूटते हैं, है ना, अव्यवस्था फैलाते हैं। सारे सरकारी स्कूलों में खिड़की पंखे तक तोड़ देते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि वो अपना मानते नहीं। अपने घर में नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल में करते हैं, विश्वविद्यालय में करते हैं, विश्वविद्यालयों में करते हैं। प्रचार माध्यम जो उसी प्रकार से प्रचार करते हैं कि ये जो कुछ भी किया है वो सरकार ने किया है। हाँ, जैसे ये रोड बना दिया, स्कूल बना दिया, तो हाँ, सरकार ने बना दिया है। तो सरकार ताकतवर हो गई और जनता कमज़ोर हो गई, ऐसा। टैक्स भी लेना है तो सरकार ही तय करती है कि तो ये सारा डिज़ाइन उल्टा है, जिसको अपन कह रहे हैं। तो बाबा जी ने इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था और उसमें एशनाथ त्रय की बात की। यदि मान लीजिए हम ग्राम और ग्राम समूह और क्षेत्र तक यदि हम संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन करते हैं, तो अभी जो उत्पादन हो रहा है इससे 3-4 गुना ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, यानी समृद्धि बढ़ सकती। तो अभी जो शासन में जो पैसा जाता है, मान लीजिए कि क्षेत्र से कोई एक क्षेत्र से, है ना, 100 रुपये जाता है, तो जब विकास में वापस आता है तो 60 रुपये बचता है, 40 रुपये जो है वो खा जाते हैं लोग, और 60 में से भी और 20% यानी 60% फिर सैलरी आदि में भी चला जाता है, करप्शन प्लस सैलरी में, तो 40% ही पहुंचता है ना। वो एक फेमस प्रसिद्ध जो है ना कोट है ना राजीव गांधी का, कि सरकार 100 रुपये देती है, 15 रुपये पहुँचता है ना, ऐसा। तो अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो 30-40%, 50% तक पहुंचता है जब डायरेक्ट देते हैं। लेकिन डायरेक्ट देने से एक दोष आ गया समाज में, जैसे मनरेगा में डायरेक्ट आने लगा तो पूरा का पूरा आ जाता है। मान लो सरकार ने तय किया कि हम 10,000 देंगे, तो 10,000 का 10,000 खाते में आ जाता, लेकिन उनमें श्रम की अप्रवृत्ति बन जाती है। वो कहते हैं हमारा पैसा आ गया, अब हम काय को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम समृद्ध तो हो नहीं सकते। पहले भी दाल रोटी के लिए कर रहे थे, अब दाल रोटी हम का पैसा आ गया है, तो फिर श्रम करके अगर दाल रोटी चलती है तो वो 10,000 रुपये दारूखोरी में जाता है ना। ज़्यादातर लोग नशे में उसका उपयोग करते हैं ना, खासकर जो लेबर वर्ग है, और श्रम की अप्रवृत्ति होने के कारण से फिर लेबर उपलब्ध भी नहीं होता है। अभी स्थिति ये है खेतीहर मजदूर नहीं मिलते हैं ना, और जो मिलते हैं तो वो पैसा ज़्यादा मांगते हैं।
है ना। शहरों में और ज़्यादा पैसा मांगते हैं, शहरों में, गांव में, तो गांव में भी रेट बढ़ गया है ना। तो यदि वहाँ से पैसा आता है तो ये होता है, यदि हम अपना पैसा लगाते हैं तो श्रम का प्रवृत्ति बनता है, यानी हम लोगों ने मिलजुल के उत्पादन किया, उससे कुछ अर्जित किया, उसको हम नियोजित करते हैं, तो उसका सदुपयोग, सुरक्षा स्वाभाविक स्वयं स्फूर्त आती है ना। क्योंकि हमारी अपनी संस्थाएं हैं, अपना है, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में समाधान दिखते हैं, है ना। जैसे परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हमको जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना है ना, तो हर परिवार अपने परिवार में से श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचान के परिवार समूह सभा में सदस्य बना देता है। तो ऐसे 10 परिवारों में से एक एक व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव होके परिवार समूह सभा बन जाती है। ऐसी 10 परिवार समूह में से, सभाओं में से एक एक व्यक्ति का चुनाव करके ग्राम सभा बन जाती। तो बिना प्रचार प्रसार किए, बिना पैसा दिए, बिना प्रलोभन किए, साम दाम दंडभेद का उपयोग किए, है ना, नोट वोट बंटवारा, संतुष्टि असंतुष्टि किए बिना प्रतिनिधि आपको विश्व सभा तक मिल जाता है। तो यानी प्रजातंत्र सुदृढ़ भी होता है और प्रजातंत्र जो है वो बिना खर्चे के चलता है। अभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमको चुनाव में प्रचार करना होता है तो पैसा लगता है, तो हर दल को 5,000 करोड़ से 25,000 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। उसके लिए वो लोगों से दबाव डाल के चंदा लेते हैं, है ना। तो वो जब जिससे चंदा लेते हैं उसको ओवलाइज करते हैं, तो उसको कह रहे हैं नोट वोट बंटवारा। तो नोट वोट का बंटवारा, वोट का बंटवारा हो गया। अब उस वोट से आप शासन में आ गए, तो जो मंत्री पद होते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यहाँ ज़्यादा पैसा कमा सकता है मंत्री या अधिकारी, उसकी दौड़ लगती है ना। तो किस मंत्री को दिया जाएगा जिसने ज़्यादा खर्चा किया चुनाव में, ताकि वो अपना निकाले, जिनसे पैसा लिया उनको मोबिलाइज कर सके। इसको कह रहे हैं वोट नोट बंटवारा, संतुष्टि असंतुष्टि। तो कभी यादवों को अपीच कर दिया, कभी ठाकुरों को, कभी ब्राह्मणों को, कभी दलितों को, कभी इनको। तो जिसके वोट से हम सत्ता में आ सकते, उसके अपीजमेंट का पॉलिटिक्स होता है, यानी उनको प्रसन्न करना। हिंदी में उसको तुष्टीकरण कहते हैं, तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण, जातियों का तुष्टीकरण, है ना। तो अब जब जाति को तुष्टि करके सत्ता में आते हैं तो वो जाति डोमिनेट करती है, मंत्रियों पर दबाव बनाती है कि हमारे जाति के आदमी को कलेक्टर बनाओ, उसको थानेदार बनाओ, है ना, उसको पीएससी का चेयरमैन बनाओ, है ना, उसको ये बनाओ वो बनाओ। तो अपन ने देखा ही है अभी पिछले कुछ सालों में कि जब यादव डोमिनेट करते थे यूपी में, तो सब सत्ता में यादव बैठे थे प्रमुख पदों पे, और जब ठाकुर हो गए तो अब ठाकुर हो गए, यादवों को हटा दिया। तो उससे समाज में झगड़े ही बने रहते हैं, है ना। जातिगत राजनीति के कारण से जातिवाद जो है वो गहरा बैठता है, और जातिवाद के कारण से समाज में टूटन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। तो ये समस्याएं होती हैं। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हम इससे मुक्त हो जाते हैं। यहीं पे वो ऐषणात्रय समझ में आता है। ये भी समझ में आता है कि वो उसको मानव में क्यों रखा है, मतलब जागृत मानव में ऐषणाओं को। पशु मानव और राक्षस मानव में ऐषणात्रय नहीं है ना। ऑन किया? नहीं, ऑफ नहीं किया मैंने। एक बार ऑफ कर। हेलो। नहीं, था कि यदि 3, 4, 5 सोपान तक, यानी 4 सोपान 5 सोपान तक यदि हम लोग परिवार मूलक विधि से योजना बना के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, सभा गठन कर सकते हैं, और सभा में
योजना बना के उत्पादन कर लेते हैं, तो उस स्थिति में आवश्यकताएं नियंत्रित हो जाती हैं, भोग संयत हो जाता है। समाज गति के लिए हमारे पास उपकार विधि से नियोजित करने के लिए धन हो जाता है ना। धन जिसको अपन धन बल कह रहे हैं ना, तो धन बल के रूप में हमारे पास आ जाता है। और जब हम समाज अपने धन से कोई संस्थाओं को खड़ा करता है तो उसका सदुपयोग सुरक्षा अपने आप स्वयं स्फूर्त विधि से आता है ना। बल्कि उसमें कुछ कमी होती है तो परिवार समूह जो है या गांव जो है उसमें पैसा लगा के उसको ठीक करते हैं और क्रमशः उसको सुदृढ़ करते जाते हैं, यानी समृद्ध करते जाते हैं ना, और समाज गति को बढ़ाते जाते हैं, व्यवस्था गति की ओर, है ना। तो व्यवस्था गति के रूप में यश बल कामना है। यश बल कामना का मतलब है कि एक परिवार समूह, एक ग्राम समूह व्यवस्था में कितना गतिशील होता है, उसी को कह रहे हैं यश बल कामना। यश बल का मतलब होता है कि जो व्यवस्थाओं को सुलभता के अर्थ में, सुगमता के अर्थ में समाज में प्रतिष्ठित करना, उसी से समाज का यश बनता है ना। अभी व्यक्तिवादी यश है, अभी जो यश है वो व्यक्तिवादी है, जो समाज का यश नहीं है ना, परिवारों का यश नहीं। जैसे एक परिवार का यश होता है और एक परिवार में एक व्यक्ति का यश होता है, ये दो सिचुएशन है। एक व्यक्ति का यश कब होता है? जब वो व्यक्ति कोई उपकार का काम करता है, तो समाज उसके उपकार के बदले में उसको उसके यश में वृद्धि होती है, तो उससे परिवार तक वो यश बढ़ता नहीं है, तो परिवार के लोग जो है उससे पीड़ित हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरे परिवार में 10 लोग हैं, मेरा यश बढ़ गया, 9 लोगों का यश नहीं बढ़ा, तो उनमें पीड़ा बन जाती है। लेकिन यदि परिवार विधि से व्यवस्थाओं में नियोजन होता है, हमारे परिवार में सभा विधि से निर्णय हुआ और परिवार समूह में सभा विधि से निर्णय हुआ और निर्णय पूर्वक हमने यश में नियोजन किया, तो वो यश परिवार में बढ़ जाता है, परिवार समूह में बढ़ जाता है। तो इसलिए सब लोग यश को अनुभव करते हैं, सभी लोग अनुभव करते हैं, है ना। नहीं तो कोई एक व्यक्ति करता है, तो एक व्यक्ति करने से सर्वसुलभ नहीं होता है, सभा विधि से करने से सर्वसुलभ हो जाता है। तो सर्वसुलभता के अर्थ में ही समाज गति है ना। व्यक्तिवादी जो यश होता है वो समस्या पैदा करता है, व्यक्तिवादी मानसिकताओं को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास पैसा है, उसने बड़ा स्कूल या बड़ा अस्पताल बना दिया, उसका यश हो गया, तो समाज में ये प्रवृत्ति आती है कि मेरा नाम तभी होगा जब मैं पैसा इकट्ठे करके कुछ काम करके कुछ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब कुछ बनाऊंगा, है ना, या कोई सामाजिक काम में अपना लगाएंगे तभी होगा। तो इससे व्यक्तिवादी यश आता है और व्यक्तिवादी यश समस्या है, उसी को हम लोग हीरोइज्म कहते हैं ना। हीरोइज्म कहते हैं व्यक्ति कितना भी उदार हो। जैसे मान लीजिए हमारे मोदी जी जो हैं ये कहते हैं मैं 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ताकतवर 140 करोड़ नहीं होते हैं, मोदी होते हैं, तो मोदी का पावर दिखता, मोदी मतलब प्रधानमंत्री का पावर दिखता है ना। 140 करोड़ लोग तो बलहीन हो जाते हैं, मोदी के सामने सब बोने हो गए, है ना। जबकि होना क्या चाहिए, 140 करोड़ मजबूत होना चाहिए, है ना। तब वो जो कहते हैं ना कि मैं सेवक हूँ, ये सिद्ध होता है। अभी सेवक थोड़ी है, शासक हैं, क्योंकि शक्ति उन्हीं के पास है, शक्ति आम जनता के पास नहीं। तो इस विधि से सेवा प्रमाणित नहीं होती, यश प्रमाणित नहीं होता है, इससे समाज की समृद्धि प्रमाणित नहीं होती, समाज की ताकत नहीं बनती, व्यक्ति की ताकत बनती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी दोषी हैं, मोदी जी तो बेचारे अपनी पूरी ताकत से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं।
सिस्टम उल्टा है। सिस्टम परिवार मूलक नहीं है, सभा विधि नहीं है। तो जो जनवादी तंत्र है, अभी जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, वो जनवादी तंत्र है। तो जनवादी तंत्र में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां हैं, है ना। जनवादी तंत्र में जनवादी प्रवृत्तियां नहीं है, जनवादी व्यवस्थाएं नहीं है, है ना। शासनवादी व्यवस्थाएं हैं। शासनवादी व्यवस्थाओं में जो लोग भागीदारी करते हैं वो शासन के आश्रय में होते हैं, है ना। इसीलिए जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो शासन के आश्रय में रहते हैं, इसलिए उनमें कभी समृद्धि नहीं आती, है ना। उनको हमेशा ये लगता रहता है मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा वेतन बढ़ जाए, सुविधाएं बढ़ जाए, उसी के लिए प्रयास करते रहे। जी। तो अमेरिका में प्रमुखशाही है और इधर लोकशाही है। इधर जनतंत्र छूटता है तो आगे जाता है, तो शासक को कैसे बोला जाए? अभी जो भारत में जो डेमोक्रेसी है और अमेरिका में डेमोक्रेसी, ये दोनों एक जैसी है। प्रवृत्ति उसमें कैपिटलिस्टिक है, हमारे यहाँ सोशलिस्टिक है। हाँ। लेकिन प्रवृत्ति यदि आप भारत में देखें तो यहाँ भी कैपिटलिस्टिक ही है। नाम के लिए हम सोशलिस्ट हैं। अच्छा, नहीं तो इसलिए जो व्यवस्थाएं बनती हैं वो सब पैसे वालों के लिए बनती हैं। पैसे वाले ही ठेका लेते हैं, पैसे वाले ही विकास का काम करते हैं, उन्हीं के पास संपत्ति इकट्ठी होती। पैसे वाले के लिए ही सुप्रीम कोर्ट है, आम आदमी के लिए थोड़ी सुप्रीम कोर्ट है। पैसे वाले के ही पास सुरक्षा है, आम आदमी तो असुरक्षा में जीता है। तो ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा ना। है ही प्रश्न बने ही है। और इसीलिए अमीरी गरीबी में खाई है। अमेरिका में ज़्यादा बड़ी खाई है, हमारे यहाँ थोड़ी कम खाई है, लेकिन खाई हमारे यहाँ भी बड़ी विराट है। मतलब एक तरफ 10 लाख करोड़ वाले लोग हैं और एक तरफ जो है अपना पेट भरने के लायक भी नहीं हो रहा है ना। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हम समृद्ध हैं। अमेरिका तो हमसे भी ज़्यादा दरिद्र है। अमेरिका में पर व्यक्ति जो है पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन दरिद्रता हमसे भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ का आदमी तो मेहनत करके अपना पेट भर लेता है। अमेरिका में यदि सरकार पैसा ना दे तो वो लूटने लगते हैं। हमने कोरोना में देखा, कोरोना में उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर लूट लिए। हमारे देश में तो एक भी जगह लूट नहीं हुई कोरोना में, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादा दिन तक दुकानें बंद रहीं, फिर भी नहीं लूटा है लोगों ने। तो श्रम का प्रवृत्ति, सेवा का प्रवृत्ति, है ना, बना रहता है कंपैरेटिवली में अमेरिका की तुलना में। तो दरिद्रता तो उनके पास है। यदि सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है तो वहाँ पे कोई और साधन नहीं है अपना रोज़गार कमाने के लिए। हमारे यहाँ तो लोग अपना कुछ ना कुछ करके अपना कर ही लेते हैं। ऑटो चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। अमेरिकन ना ठेला लगा सकता ना मजदूरी कर सकता, उसका तो आदत पड़ गई है कि उसको सरकार पैसा देगी तभी वो जिएगा, है ना। तो वो हमसे ज़्यादा गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं अमेरिका में। मूल्य कम है। अब अमेरिका को क्योंकि अपने नागरिकों को पैसा देना है तो कहाँ से लाएगा? तो वो अफ्रीका को लूटेगा, है ना, वो यूरोप में लूटेगा, भारत को लूटेगा, है ना। वो तेल पे कब्जा करेगा, खनिजों के भंडार पे कब्जा करेगा। अभी यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है उसके बदले कह रहा है कि हमको आपका मिनरल दे दीजिए, है ना। कुवैत में, इराक में, वहाँ जो भी वार किया वो तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए किया। अभी भी जो इज़राइल का वार हो रहा है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के चक्कर में ही हो रहा है, ताकि अमेरिकन माल जो है, जहाज़ जो सारी दुनिया में जा सके, दूरी कम हो जाए। तो ये जिनको हम लोग आतंकवादी कह रहे हैं वो क्या है? समुद्री लुटेरे जिनको कहते हैं ना, हूती ऊती, ये सब क्या है? तो ये जो माल जाता है उसको लूटते हैं, है ना। उनको लगता है कि हमारे मार्ग से निकल रहा, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो लूट लेते हैं। उन्हीं को समुद्री लुटेरे या डाकू बोल रहे हैं ना, जिसको डकैत कहते हैं। तो ये सारी समस्याएं इससे जन्म लेती हैं ना। मैंने बहुत
थोड़े में बताया, मैं इसको पूरे दिन भर बता सकता हूँ मैं तो। हम इधर ज़्यादा भागीदारी है ना। हाँ, यहाँ ज़्यादा भागीदारी, ये और बढ़ सकती है। अच्छा। हम लोग और समृद्ध हो सकते हैं यदि देश भी मजबूत हो सकता है ना। अभी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अभी पुलिस से सुरक्षा है। यदि समाज गठित होता है तो समाज से सुरक्षा होती है। समाज की सुरक्षा में जो भी सुरक्षा में बाधा पैदा करता है, पूरा समाज खड़ा होता है। पुलिस की सुरक्षा में कोई खड़ा नहीं होता। पुलिस करे, हम क्या करें? तो पड़ोसी के यहाँ डाका पड़ जाए तो लोग अपना घर बंद कर लेते। लेकिन यदि समाज एक होता तो पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी कॉलोनी खड़ी हो जाती, तो लोग चोरी नहीं कर सकते, लूट नहीं सकते। ऐसा होता है। मैंने देखा है बहुत, आज से 50 साल पहले किसी गांव में कुछ हो तो पूरा गांव खड़ा हो जाता कि ये नहीं चलेगा। आज नहीं होते हैं। तो इसलिए माफिया कैसे बन गया? माफिया को समझ में आ गया कि लोग खड़े नहीं होते हैं, तो माफिया के पास गिरोह होता है ना, उसके पास 100-200 लोग रहते हैं। वो 100-200 लोग किसी गांव में जाते हैं, लूट लेते हैं। अभी नेपाल में क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग होंगे जो दंगा कर रहे थे। प्रधानमंत्री को मारा, वित्त मंत्री को मारा, उसकी पत्नी को मार दिया, है ना, दौड़ा दौड़ा के मारा, पार्लियामेंट में आग लगा दी, संसद में आग लगा। क्या करोगे आप? 5000 लोग यदि इकट्ठे होकर भारत में हिंसा करने लगे, पुलिस क्या कर लेगी? पुलिस अपने घर में घुस जाएगी, क्योंकि पुलिस को अधिकार ही नहीं है गोली चलाने का। गोली चलाएंगे तो जो 5000 है वो 25000 हो जाएंगे। ऐसा है। तो सब सिस्टम उल्टा है। सुरक्षा तंत्र भी उल्टा है, व्यापार तंत्र भी, प्रजातंत्र भी, जिसको हम लोग कह रहे हैं, प्रतिनिधित्व प्रणाली भी उल्टी है ना। 5 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में आप एक विधायक को पहचान ही नहीं सकते। इसका क्या आचरण है, ये कैसा आदमी है, कैसे पहचानो? आप पास कोई विधि नहीं है। तो आप राजनीतिक दल को पहचानते हैं ना कि बीजेपी अच्छी है, इसका नेता मोदी जी अच्छे हैं, इसलिए इन्होंने जिसको खड़ा किया उसको जिताना है। तो अल्टीमेटली हम उसको नहीं देखते। पता लगता मोदी जी तो अच्छे ही रहते हैं, विधायक एमपी जो है करप्शन करते हैं ना। जैसे अभी यूपी और सेंट्रल में जो करप्शन देखते हैं, तो हम कहते हैं मोदी योगी तो ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही, मंत्री लोग तो करप्ट ही हैं, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है ना। तो ये दोनों बेचारे मेहनत करके कुछ बड़े माफिया को तो ठीक कर पाते हैं, लेकिन समाज की प्रवृत्ति नहीं बदल पा रही है ना। तो इसका मतलब है डिज़ाइन पे काम करना पड़ेगा ना। वो डिज़ाइन ये है कि समाज खुद शक्तिशाली हो, समाज अपनी समाज गति के लिए काम करे। शासन की ताकत कम होना चाहिए ना। शासन को कुछ थोड़ी सी चीज़ों पे काम करना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसी पे काम करना है। इंटरनल सिक्योरिटी पे कम करना चाहिए, विकास पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज को कहना चाहिए अपने स्कूल बनाइए, अपने अस्पताल बनाइए। समाज यदि अपने बनाएगा तो उसकी रक्षा करेगा। पहले भी जैसे कोई अग्रवाल लोग, गुप्ता लोग है ना, जैन लोग अपने स्कूल बनाते थे तो अच्छे मेंटेन रखते थे सामाजिक रूप से, है ना। अब पैसे वाला एक व्यक्ति बनाता है, जैन समाज का कोई एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी बनाता है, उसकी जवाबदारी है सुरक्षा की। समाज कहता हमको क्या मतलब, आपकी यूनिवर्सिटी आप चलाइए, ऐसा हो जाता। तो फिर वो भी लूटता है, तो लूट तंत्र है। अभी जो भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ये सब लूटने में लगे हुए। और यूनिवर्सिटी बनाते क्यों हैं? काला धन को सफ़ेद करने के लिए। हम लोग सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमको सबको पता है, यदि हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 50% ब्लैक मनी मिलता है ना। अब जो लोग
100 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो उनको 200 करोड़ ब्लैक मनी मिलता है। ब्लैक मनी का क्या करें, तो कंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं। एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बना दिया तो कंस्ट्रक्शन में 50 करोड़ लगा है, उसको ज़्यादा दिखा दिया, या ज़्यादा लगा दिया कम दिखा दिया, ऐसा होता। मतलब 100 करोड़ का कंस्ट्रक्शन किया और कहा हमारा 25 करोड़ में बिल्डिंग बन गई। तो वो जो ब्लैक मनी खपा के अपना ऐसा, उसी से ये कुकुर मुत्ते की तरह यूनिवर्सिटियाँ बन गई है ना, सारे लूटने में लगे हुए सारे, है ना। शिक्षा महंगी हो गई और डिग्रियों का वैल्यू ख़त्म हो गया। पहले इंजीनियरिंग के डिग्री का वैल्यू होता था, आज क्या वैल्यू है इंजीनियरिंग की? मज़दूरों के बराबर सैलरी नहीं मिल रही इंजीनियर्स को, ये स्थिति हो। मज़दूर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक प्लम्बर आया था तो मैंने उससे बात की, कितना कमा लेते, तो कह 40,000 मिल जाता है। और हमारे यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं कि 25,000 का नौकरी मिल जाएगी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, है ना। 10 से 15,000 20,000 में इंजीनियरों से डिग्री लिए इंजीनियरों से काम करा रहे हैं। उन थोड़े से लोगों की बात छोड़ दीजिए जिनको 1,00,000 2 लाख मिलता है, बाकी का हाँ रेयर है वो, तो ऐसा हो गया। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, समाज अपना व्यवस्था खुद करे। तो हम शासन पे, शिक्षा तंत्र पे, अच्छा डिग्री का वैल्यू क्या है? डिग्री का वैल्यू इतना ही है कि सरकार की नौकरी निकलती है उसमें डिग्री की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी करना उसमें डिग्री की क्या ज़रूरत है? स्किल की ज़रूरत है ना। तो स्किल जो है वो डिग्री से थोड़ी स्किल होती है, करने से होती है। मान लो मेरे पास प्लम्बिंग का डिप्लोमा है और आपने कहा कि हमारे यहाँ का नल ठीक कर दीजिए, तो मैं कहूँगा मेरे को आता थोड़ी, डिप्लोमा है मेरे पास। आप क्या कहोगे? भैया आप रखो, भागो, आपकी ज़रूरत, हमको आपका ज़रूरत नहीं। तो स्किल होती है। जैसे मान लीजिए कि भदोई एक जगह है यूपी में, वहाँ पे कालीन बनाना आता लोगों को, है ना। छोटे छोटे बच्चे कालीन बनाते हैं, कोई के पास डिग्री नहीं है लेकिन बढ़िया कालीन बनाते हैं। पूरा यूरोप और मुस्लिम कंट्री में जाता है वहाँ का कालीन, है ना। तो स्किल ही संपत्ति है, मतलब बाबा जी ने उसको लिखा है कि निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही असली संपत्ति है, नोट नहीं है असली संपत्ति, ना डिग्री असली आपकी पांडित्य है ना। तो यदि समाज भागीदारी करता है व्यवस्था में, आप जिस व्यवस्था में भी भागीदारी करेंगे उसमें पारंगत हो जाएंगे। जैसे हम खेती में भागीदारी करेंगे, खेती में पारंगत हो जाएंगे, है ना। तो व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक पारंगत होते हैं, इसीलिए हर परिवार को व्यवस्था में भागीदारी कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। तो बाबा जी के डिज़ाइन में हर परिवार उत्पादन करेगा, नौकरी कोई करेगा नहीं, व्यापार की आवश्यकता नहीं है। व्यापार की आवश्यकता क्यों नहीं? क्योंकि हर परिवार के पास आवश्यकता से अधिक वस्तु सुलभ है। अभी व्यापार किस लिए करते? दाल रोटी चलाने के लिए, है ना। अब दाल रोटी आपके पास सुलभ है, उपलब्ध है, आवश्यकता से अधिक है। दाल रोटी कपड़ा संसाधन समाज में आवश्यकता से अधिक है, तो क्यों व्यापार करना, क्यों ठगना लोगों को, क्यों बेवकूफ़ बनाना, है ना। मैं एक बार उस पे पालिका बाज़ार में, तो एक जगह लिखा था 120 रुपये में टी शर्ट। तो हम वहाँ से निकले, उसने पकड़ ही लिया, भाई साहब ले लीजिए, ये कर लीजिए, थोड़ा कम लगा देता हूँ। तो मैंने कहा कितना कम लगाओगे? 100 रुपये में दे देंगे। तो मैंने नई खरीदने के लिए उससे कहा 15 रुपये में दोगे? तो उसने कहा भाई साहब मजाक कर रहे हो। हमने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप 15 में दे सकते तो बताओ, नहीं तो हमको जाने दो। हम जाने लगे तो कहला ले जाओ 15। 120 का आप सोचिए कितना प्रॉफिट लोग कमाते हैं। मतलब ये तो फिर भी 120 का 15 में आया,
आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, है ना, जिनका वैल्यू 5 रुपये होता है और उसे लेते 500 रुपये है, ऐसा। चाइना में 26 रुपये की जीन्स बनती है, 26,000 की। हाँ, आप बताइए, ये जो पेप्सी कोला है, एक बोतल आता है, उसका लागत मूल्य कितना होता है? प्रोडक्ट मूल्य 40 पैसे। 40 पैसे। बिकता कितने में? 20 रुपये। 20 रुपये। 20 रुपये में कौन सा मिलता? छोटा बॉटल? छोटा वाला। अच्छा है। 40 पैसा। 40 रुपये में मिलता है थोड़ा बड़ा। 40 रुपये। हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, दवाइयाँ होती हैं। अभी 1 लाख का इंजेक्शन होता है ना, वही इंजेक्शन आपको 28,000 में मिल जाता है। 1 रुपये की दवा हाँ, अभी जो सरकार ने एक मेडिकल शॉप खोली है ना, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री वाली जो स्कीम में, जेनेरिक मेडिसिन है ना, हाँ, जन औषधि केंद्र, उसी में आप पैरासीटामॉल लेने जाओ तो 15 रुपए की 5 रुपए में मिलती है वहाँ पे। विटामिन्स की गोली लेने जाइए तो सेम बी कॉम्प्लेक्स है ना, वो बी कॉम्प्लेक्स आपको वहाँ मिलेगा 30 रुपए में, इनके पास मिलेगा आपको 3 रुपए में। कुछ नहीं होता है, कोई अंतर नहीं रहता। कंपनी का ब्रांड वैल्यू होता है और कंपनी का रेट कैसे बढ़ता है, वो कल मैंने जाइडस का बताया था, कैसे रेट बढ़ाते हैं ना। रेट बढ़ाने का एक मैकेनिज्म है ना, क्योंकि अब जाइडस बनाने में या कोई अस्पताल चेन बनाने में 2,000-5,000 करोड़ रुपए लगाया है उस आदमी, उसको पैसा निकालना है, तो पैसा कैसे निकलेगा? कमरे की कीमत बढ़ा के, दवाइयों का कीमत बढ़ा के, और ये जो पैथोलॉजी में कीमत बढ़ा के, विजिटर का भी पैसा लेने लगे, पर घंटे विजिटर का इतना पैसा लगेगा, आपको पता है ना, पर आवर उन्होंने, तो पैसा निकालने के लिए एक मशीन बन गई है ना। आप विजिटर हैं, आप कार पार्क करेंगे, उसका भी पर आवर के हिसाब से पैसा लगेगा। कैंटीन में खाएंगे तो उसका भी चार्ज लगेगा। बाज़ार में जो आपको, वो तो ठीक है, बड़ी जो कंपनियां हैं, दवाई भी बनाती है, हॉस्पिटल भी चलाती है, तो उसके साथ साथ इंटेलिजेंस के अंदर यह बाहर है कि वो क्लिनिकल रिसर्च में उसका यूज करती है। अपने लाखों रुपये देने हैं दवाई के ट्रीटमेंट के लिए, और वो प्राइमरी ड्रग अपने को देखिए उनकी ट्रायल करते हैं। वो उसका क्या होता है कि हम उनके लिए जो है सैंपल हो गए, हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च को अमेरिका में भेजते हैं या डाटा को अमेरिका में भेजते हैं। अमेरिका में कोई प्रोडक्ट पे काम करते हैं, खासकर कैंसर पे, तो हमारे देश में जो पेशेंट होते हैं वो उनके लिए डाटा हो जाता है ना, रिसर्च कर, उसको अमेरिकी कंपनी में बेचते हैं। अमेरिकी कंपनी उसके उस रिसर्च डाटा से दवाई बनाती है। तो जैसे मान लो उसने 500 करोड़ रुपए भारत में खर्चा किया रिसर्च में, तो अपने प्रोडक्ट में 500 करोड़ से की जगह 1000 करोड़ जोड़ देते हैं। तो जब वही दवाई जब भारत में आती है कैंसर की, तो उसमें वो 500 और 1000 करोड़ जोड़ के आती, ऐसा सब बढ़ावा देने वाले इसी के, तो ये तो सब अमानवीयता है ना। अब इसको अपन इंसानियत तो नहीं कहेंगे ना, इंसानियत तो नहीं है ना ये। हेलो, हाँ, तो इंसानी समाज कैसे बने, मानवीय समाज कैसे बने, है ना, उसकी व्यवस्था क्या हो, उसमें जनवादी तंत्र कैसे मजबूत हो, परिवार व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ हो, हर परिवार कैसे समाधान समृद्धि पूर्वक हो, इस सब पे हमको विचार करना चाहिए। विचार करने से ही समाधान निकलेगा। तो बाबा जी ने एक प्रस्ताव दिया है, ये हो सकता है, करके देख लो, सोच के देख लो, करके देख लो, ऐसा प्रस्ताव दिया है ना। यदि हम अभी जिन विधियों से हम लोग जी रहे हैं, उससे तो युद्ध, हिंसा, शोषण, अपराध, है ना, यही निकल रहा है। परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही, नशा बढ़ रहा है ना। पूरा हरियाणा पंजाब नशे में डूबा है। दिल्ली में भी 50% बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए,
है ना, 50%। और यदि आप बॉम्बे मुंबई फोर्ट में चले जाइए, जिन कॉलेजेस का पूरे देश में दुनिया में नाम है, वहाँ 90% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, 90%। और सेक्सुअल क्राइम का स्थिति भी लगभग ऐसे ही है ना, वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आदमी जी थोड़ी रहा है, घसीट रहा है। हम लोग थोड़ा से चमकदार लोगों को देखते हैं ना, तो हमको लगता है दुनिया अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि गलीचा उठा के देखते हैं तो पता लगता है कि कितनी गलीचे के नीचे गंदगी और वो सब भरी पड़ी है ना। आज देखो तो ये समाज में वो भी है, कई लड़कियां हैं वो शादी करना नहीं चाहती। मुंबई में 70% लोग स्लम में रहते हैं, स्लम में या फिर 1 BHK में, 1 BHK में एक परिवार रहता है। वो तो 70% पॉपुलेशन है ना। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो 3 BHK और उससे प्लस में रहते हैं, बाकी सब 2 BHK में रहते हैं मुंबई में। ऐसा भी है ना सर कि कई लड़कियां हैं और मुंबई में 2 नहीं BHK चाहती। का होने का मतलब है आप काफ़ी अच्छे खासे हैं, मतलब आपके पास काफ़ी पैसा है, क्योंकि 2 BHK का फ्लैट जो है मुंबई में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में मिलता है ना। तो बाकी स्लम में रहते हैं। स्लम में कैसे रहते हैं, तो मैंने एक स्टडी की, थोड़ा सा इधर से थोड़ा जन संवाद पे जा रहे हैं ना तो मैंने टैक्सी वालों का स्टडी की। वो स्टडी कैसे शुरू हुई कि हम जहाँ रहते थे वहाँ के पार्क में लोग सोते रहते थे, बैठे रहते थे, बीड़ी पीते रहते थे, गप्पें करते, ताश खेलते रहते थे। तो मुझे लगा ये कौन लोग हैं, मतलब जो फ्री रहते हैं। तो उनसे बात की, तो हमने कहा कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास काम रहता है, लेकिन हमारे पास जो टैक्सी हमको मिलेगी वो 8 घंटे के लिए मिलती है। तो हमारे पास 8 दूनी 16 घंटे, तो 8 घंटे हम लोग सोते हैं, नहाते धोते हैं। अब 8 घंटे पास नहीं होते हैं, तो हम लोग बगीचों में, इधर उधर सड़कों में, बाज़ार में घूमते हैं। तो टैक्सी एक ही होती है, वो 3 लोग चलाते हैं 8-8 घंटे। तो टैक्सी 24 घंटे चलती है ना। 24 घंटे चलती नहीं है, सवारी को छोड़ा फिर खड़ी रहती है, फिर कोई सवारी मिली फिर चलती है ना, ऐसे करके। लेकिन 8 घंटे के लिए ही रहती है ना। तो अब उनके हमने कहा फिर रहते कहाँ हैं आप लोग? तो कहते हैं कि ये जो जैसे 8 टैक्सी हैं, तो 8 टैक्सी लेके 8 लोग निकल गए। अब जब वो वापस आएंगे तो वो सोएंगे, और जो तीसरे जो 8 लोग हैं वो बाज़ार में रहेंगे। ऐसा वो साइकिल, मतलब एक जो झुग्गी होती है ना, उसमें 8 लोग सो सकते हैं। ऐसी चारपाइयाँ पड़ी रहती हैं, 8 लोग सो सकते हैं। लेकिन 8 घंटे के बाद आप खाली करना है, क्योंकि सेकंड राउंड वाले आ जाएंगे, फिर 3rd राउंड वाले आएंगे। तो साइकिल में सोना साइकिलिक विधि से, आवर्तनशील विधि से। मजबूरी से क्या हैं? मजबूरी। अब ये बताइए क्या जीवन है, इसको क्या बोलेंगे? तो काम सबको मिल रहा है, लेकिन 8 घंटे के लिए। आराम सबको मिल रहा है, लेकिन 8 घंटे के लिए बाकी समय आपको रहना। अब इसमें आप अपने परिवार को नहीं रख सकते, परिवार को नहीं रख सकते, तो आप जो कमाते हैं फिर वो परिवार में भेजते हैं, जो भी आप टैक्सी से कमाते हैं। अच्छा, टैक्सी आपकी नहीं है ना, और टैक्सी अपनी खरीदने में फ़ायदा भी नहीं है,
तो टैक्सी कोई ठेकेदार की है, उसकी है, तो उसका तो रहता है कि पर डे का इतना लगेगा, तो आप उसको तो देना ही है आपको, टैक्सी चले या ना चले, ज़्यादा चले तो आपका, कम चले तो भी आपको उतना तो देना ही है उसका जो है। रिक्शे भी ऐसे ही चलते हैं, रिक्शे पता लगा 500-500 हज़ार रिक्शे किसी एक ही आदमी के होते हैं, और इसीलिए उनमें नंबर पड़े रहते हैं। आप रिक्शों में देखेंगे पीछे, आपके यहाँ तो रिक्शे चलते नहीं, दिल्ली में चलते हैं या रायपुर में चलते हैं, बहुत सारे शहरों में, तो उनमें मालिक का नाम लिखा रहता है, फलाने यादव, और रिक्शे का नंबर लिखा रहता है, ये नंबर वो नंबर फलाना। और जब वो रात में आते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट के किनारे ऐसे लाइन से 100-100 200-200 रिक्शे खड़े रहते हैं। सुबह आके जो है वो जो रिक्शा वाला है तो वो लेता है, पैसा जमा करता है, रिक्शा जमा करता है, फिर अगले दिन फिर रिक्शा चलाता है, फिर पैसा जमा करता है। तो ऐसे करके दाल रोटी, तो परिवार नहीं रहता, परिवार गांव में रहता है। तो हम इसको तो मानवीय समाज नहीं कह सकते, इसको सह-अस्तित्व नहीं कह सकते, इसको प्रजातंत्र भी क्या बोलें, तो गरीब तंत्र है, गुलामी का। जी, आपने जो हरदोई का कालीन का बताया, उसकी कालिक ये है कि बच्चे 5-6 साल के होते हैं तब से उसमें लग जाते हैं, कोई धागा घूमता है, कोई ऐसा अलग करता है, कलर अलग करता है, वो स्कूल जाते नहीं हैं। इसीलिए आर्ट उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि भाई ये स्किल है, आती है, पर उनका बचपन ही नहीं रहता है। और जो ठेकेदार होते हैं, जो उनको माल मटेरियल देते हैं और माल पर्याय लेते हैं, वो इतना कम देते हैं कि उनकी गरीबी बनी रहती है। मैंने नज़र से देखा है अपने वहाँ जाके कि इतना शोषण है ना, तो वो फिर क्रिमिनल में भी बच्चे जा सकते हैं, इतना शोषण है। सही है। तो परिवार मूलक विधि से हम एक होते हैं, है ना, परिवार मूलक विधि से हम अपना उत्पादन करते हैं ना। मेरे हम को ठेकेदार के लिए करते हैं या सरकार के लिए करते हैं या व्यापारी के लिए करते हैं ना। मुझे ये जानना है कि जो सामाजिक जो काम होते हैं, सामाजिक काम किस प्रकार के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना था। स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, तो इसमें फिर जो स्कूल खोलेगा, विनिमय का काम करना। जो स्कूल खुलेगा तो उसमें कोई एक परिवार या एक व्यक्ति पैसा नहीं देगा, उसमें कोई पैसा नहीं, समाज पैसा देगा, समाज बिल्डिंग बना देगा और उपकार विधि से लोग पढ़ाएंगे। मेरे परिवार में से एक व्यक्ति जाके पढ़ाएगा, हमारे परिवार का जो व्यक्ति पढ़ाएगा उसका खाना पीना कपड़ा लत्ता परिवार में है ही, तो उसको सैलरी का आवश्यकता ही नहीं। जैसे एक मोहल्ले में एक अभिभावक विद्यालय बन रहा है, तो पूरे मोहल्ले वाले जो है मिलकर के उसको बनाएंगे पूरा, हाँ, और उसको चलाएंगे भी मोहल्ले वाले। अब विद्यालय अभिभावक पढ़ाएंगे विद्यालय कितने लोगों को? जैसे मान लीजिए 10 परिवार के बच्चे हैं, उन्हीं को अभिभावक पढ़ाएंगे। हाँ, तो आप अभी स्कूल का कल्पना क्या है, स्कूल खोलेंगे तो 400,000 बच्चे होना चाहिए, है ना। हाँ, बाबा जी का डिज़ाइन ऐसा नहीं है। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाना है। 10 परिवार में कितने बच्चे होंगे? 8-10 बच्चे होंगे। 8-10 बच्चे हैं। 8-10 बच्चों को सारे अभिभावक आपस में मिलजुल के पढ़ा सकते। हाँ, यदि एक गांव है, एक गांव में 100 परिवार हैं, हर परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों में कितने बच्चे होंगे? 100 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करना है 1000 लोगों को, है ना। तो 1000 लोगों में अपन माने बुजुर्ग को हटा दें, है ना, तो एक प्रौढ़ लोगों की संख्या देखें जो शिक्षा में भागीदारी करें, तो कम से कम 50% प्रौढ़ लोग होते हैं ना। तो 50% का मतलब हुआ 500, और कम मान लीजिए तो 400 लोग हुए। 400 लोगों को 100 लोगों को पढ़ाना है ना। तो उसमें से ज़्यादा 100 लोगों को पढ़ाने के लिए 20 लोगों की ज़रूरत है बस। तो हमेशा ही आप पास ज़्यादा ही हैं लोग हर काम के लिए, है ना। मेरे को मतलब थोड़ा सा ये और स्पष्ट करना है कि जो अभी, और यदि 80 लोग पढ़ा रहे हैं 100 लोगों को,
तो एक एक घंटे का क्लास लेके अपने खेत में चले गए, काम में चले गए। हमने अपना 1 घंटे पढ़ा दिया, हम अपने काम में, दूसरे काम में चले गए। तो अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसको पैसे चाहिए, वो पैसे से अपना परिवार के 8 लोगों को पालता है ना, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ नहीं करती, उसके बच्चे कुछ नहीं करते हैं ना, वो उनके पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं ना, वो पालता है। जो पालता है उसका डोमिनेशन, जो कमाता है वही, उसी की सत्ता चलती है। तो बाकी लोग आश्रय में हो जाते हैं, यानी पशु मानव जैसे हो जाते। बोलें कुछ नहीं, वो बात अलग है, ज़्यादा बोलेंगे तो लड़ झगड़ लेंगे और क्या कर लेंगे, गाली गलौज कर लेंगे। लेकिन फिर भी कितना भी आप लड़ लो, पति आपको थोड़ी पैसा देगा, जो कमा रहा है वो पैसा थोड़ी देगा, इतना ही करेगा। पहले 1000 देता था तो अभी 2000 दे देगा, 5000 दे देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। तो भी आपको गरीबी लगेगी, है ना। पूरा भी दे देगा तो भी गरीबी लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा भी दे दीजिए आपको पत्नी से कि तुम, तो भी उसको अंदर में ये स्वीकृति रहती है कि मेरा नहीं है, मेरे पति का है, ऐसा तो दास्ता बनी रहती। पति आंख भी बंद कर ले कि तेरे को जो खर्चा करना कर, है ना, तो भी उसमें अंदर में फीलिंग तो ये रहता ही है कि मेरा तो कमाया हुआ नहीं। तो जब हम मिलजुल के उत्पादन करते हैं तो सबका है, तो तब वो स्वधन होता है, नहीं तो स्वधन होता ही नहीं। परिवार में भी परधन ही होता है, स्वीकृति नहीं रहती। आप कितना भी कर लीजिए, स्वीकृति नहीं रहती। अपेक्षा ये है, और उपेक्षा ना है, मैं सच्चा तुमको कहा आ जाओ। तो मेरे को ये समझना है, तो पहला जो व्यवस्था, आप, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको 10,000 सैलरी मिलती है, आप 10,000 पत्नी को दे दीजिए, है ना। वो पक्का मानेगी कि इनको 20 मिलता होगा, 10 दे रही है। ये बताते थोड़ी होंगे, कहीं दूसरे खाते में रखे होंगे, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने 10 पूरा दे दिया। मूल्य विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है, होता ही नहीं मुझसे। अच्छा, जब सब मिल के उत्पादन करते हैं तो पैसे का सदुपयोग आता है, नहीं आता। आता है, हमारा पैसा है। अच्छा, सबका अधिकार रहता है, सब में स्वत होता है, सब में बराबरी होती है, ऊपर नीचे नहीं होता है। जब सब में बराबरी होती है तो मिलजुल के खर्चा करते हैं, मिलजुल के जो है उपकार करते हैं, मिलजुल के शादी विवाह में देते हैं। मान लो हमको किसी शादी में कोई गिफ्ट करना है तो परिवार में विचार करके देते हैं, इस बार अपन कितना दे सकते हैं, ऐसा नहीं तो जो कमाता है वो अपने दे आता है जाके। क्या दे आता है पत्नी को पता ही नहीं चलता है, 500 दिया, 1000 दिया, सोने का दिया, कपड़े का दिया, क्या दिया, कुछ पता ही नहीं। तो अविश्वास ही बना रहता है ना। उसके लिए तो व्यापार और नौकरी तो खत्म करनी पड़ेगी। ये वो ख़त्म करना पड़ेगी कि ख़त्म हो जाएगी? हो जाएगी। ख़त्म क्यों करना पड़ेगी? जैसे हम उत्पादन करने लगे सब परिवार के लोग, तो नौकरी अपने आप अपने आप तो उसके ख़त्म कुछ नहीं करना, ख़त्म हो जाता है। ये बात खत्म हो जाएगी। जैसे हमको शरीर ख़त्म नहीं करना, हो जाता है। હવે એ सवाल ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार के हाथ में है तो सरकार करने वाली है। मजाक में बोलूं तो आप भी हसीन सपने देखिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपका कोई सजेशन हो? मतलब मेरा ये कहना है कि आदमी के जीने की आकांक्षा क्या है, आशा क्या है, कामना क्या है, किसको हम कहें कि अच्छा जीवन हम जी पाए। यदि उसको सोचते हैं तो पता लगता है कि अभी हम जो जी रहे हैं वो अच्छा तो नहीं। हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए कोई गाइडेंस हो तो? जो हमें क्या करना चाहिए उसी की तो बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको भी लग रहा है ना कि ये ज़्यादा ठीक है, ऐसा तो लग ही रहा है। तो अभी मैं कहूँ कि आप अभी से करने लगो, नहीं होगा। इसके लिए मानसिकता बनाना पड़ेगी, है ना।
समाज में वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। अभी आप करोगे तो आप झटका खा जाओगे, करंट लग जाएगा तो ऐसा नहीं, आप थके हुआ महसूस करेंगे। कह लें अभी तक तो हमारे पास पैसा था, लोग पूछते थे, अब आपने पैसा पत्नी को दिला दिया, अब कोई पूछ नहीं रहा, दवाई भी नहीं मिल रही, खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा क्या कर दिया है। घर वाले भी तैयार नहीं। तो क्या होता है, आज मैं बता दूं, नहीं कहना चाहिए, जो गरीब लोग हैं इसको हमको जो हम एक परिवार में ये शिविर लेने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को सिखाता हूँ कि बुढ़ापे में पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। तो कहने लगे कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, जब तक आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि अंतिम समय तक आपको बच्चों से लेना ना पड़े। जैसे आपने उनको मकान दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, फिर वो आपको पूछेंगे नहीं, फिर आपको पीड़ा बन जाएगी। तो कहने लगे मैं ये सिखाता हूँ। अब नहीं देते लोग हैं? ज़्यादातर। हाँ, कह रहे हैं मैंने सैकड़ों बुजुर्गों को रोते हुए देखा है, उनने संपत्ति दे दी विश्वास में बच्चों को, और बच्चे अपने उसमें मस्त हो गए, उन्होंने मुड़ के देखा ही नहीं माता पिता कैसे जी रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं देना है संपत्ति। चेंज हो गया है, हाँ। इफेक्ट में आ गया। ऐसा है। ऐसा होता है, ठीक है। अरे बड़ी संख्या में होता है। बड़ी आपको संख्या- गुजरात बड़ी में संख्या बुजुर्गों को कोई रखते भी नहीं है, वो मकान वगैरह ले भाई लिया क्या होता है, बच्चों ने, जैसे मान ऐसा लीजिए होता है। कि मैं दिल्ली है ना, बाबुओं का शहर है ना, तो लोगों को पेंशन मिलती है या पीएफ मिलता है ना। पीएफ मिला और लड़के बहू ने कहा कि पापा जी हमको घर बनाने पैसा दे दो, आपने पीएफ से पैसा दे दिया पूरा, और उसके बाद पापा जी अपने तकलीफ में हैं, बेटा जी पूछने नहीं आते, ऐसा पीएफ का पैसा गया आपको। अब अपना बुढ़ापा अपना देते हैं, इसलिए सब पूरा देते हैं। हम्म? संबंध का मूल्य देखा पिता का, तो वो रोल नहीं पाया विश्वास हाँ। रख के, तो उसमें उनकी क्या गलती? कोई गलती नहीं, हम कहाँ गए, फिर भी ये ऐसा सामने से तो नहीं आता, तो झेलना पड़ता है। झेलना पड़ा। तो उसका मेरे को फ़ोन करके एक व्यक्ति ने पूछा, अग्रवाल जी थे, नाम नहीं लेने का कोई औचित्य नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने एक बार मुझसे 1 लाख रुपए लिया था और उसने कहा था कि मैं अगले महीने दे दूंगा, अभी 3 महीना हो गया है वो दे नहीं रहा है, तो क्या करूं मैं, उसको मांगूं, है ना। तो मैंने कहा आपने 3 महीने में मांगा नहीं, कह ले हमने 2-3 बार इशारे में कहा तो वो टाल देता है, तो क्या करूं। तो मैंने कहा यदि वो 1 लाख नहीं देगा तो आपको कोई, आपका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा क्या आपका। आपने जो अपना रिटायरमेंट के बाद है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिटायर हुए, तो हमने कहा ऐसा तो नहीं है कि आप संकट में आ जाओ। कहने नहीं नहीं अपने पास पर्याप्त है, कोई संकट नहीं। तो हमने कहा आपके मरने के बाद ये पैसा किसका होगा, कहने बच्चे का ही होगा। तो हमने कहा मान लीजिए कि 1 लाख उसमें से दे दिया, है ना, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो हमने कहा बच्चे से आप कभी मत कहना कि 1 लाख रुपए हमको चाहिए, है ना। यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो फिर बात अलग है, मतलब आप लग रहा है कि यार हमारा, तो कह ले नहीं नहीं मेरा तो ड्राइवर का खर्चा मेरे पास है, मेरा खाने पीने घूमने को मेरे पास पर्याप्त रहता है, जो पेंशन मिलता है उससे काफ़ी हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि लड़के ने कहा था कि मैं दे दूंगा तो उसको देना चाहिए। फिर 6-8 महीने के बाद उनका फ़ोन आया कि उसने 1 लाख रुपए मेरे खाते में डाल दिया, अब क्या करूं। हमने कहा अब चुप रहो आप खुश रहोगे, अभी बच्चा बिगड़ा नहीं है। ऐसा भी होता है। उसको लगा कि पापा जी भूल गए हैं, फिर उसको कुछ याद आया होगा कि यार ये ठीक बात नहीं है। तो बच्चा पिताजी से अच्छी पोजीशन में, मतलब उसका सैलरी पिताजी से ज़्यादा है, परंतु किसी काम के लिए लिया होगा, उसको कहीं जाना था तो उसने ले लिया होगा। फिर ये सोचा होगा पिताजी को क्या कमी है
है ना, दे देंगे। फिर उसको याद आया होगा कि यार वो 3 महीने 2-3 बार उनने बोला था मैंने उसको, तो अब तो बोलते ही नहीं है। तो फिर चुपचाप एक दिन बैंक में खाते में 1 लाख आया, तो पता किया कहाँ से आया, तो पता लगा लड़के ने डाल दिया। फिर लड़के से पूछा ये क्या किया था आपने, तुमको तो इतना पैसा मिलता था। कहने लगे वो अचानक मेरे एक मित्र को प्रॉब्लम आ गई थी, उसको पैसा चाहिए था और मेरे पास था नहीं पैसा उस समय, तो मैंने पापा से पैसा लेके उसको दे दिया। उसने 8 महीने में वापस किया, तब मैंने तो ये सारा झंझट रहता है। तो मैं थोड़ा, चिनू भाई ने आपने पूछा ना कि तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम ये सब जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले तो ये समझते हैं कि ये समय ठीक नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? जो ठीक लगता है, जो आपकी वो तो ठीक अंतरात्मा, लगता है तो करते हैं, वो जो तो नहीं है। अंतरात्मा बोलती है वो करिए। तो कर रहे हैं, इसमें हमें तो खुशी हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान से क्या होता है कि जो परिवार पहले हमारा स्वभाव ऐसा था गुस्से वाला, अब ये ज्ञान समझ में आने से ये हो गया कि हमारा गुस्सा भी चला गया, सब कुछ नहीं। वो एक कहानी अगर है ना ना, समझे तो ऐसी भी कोई कोई बात कहानी बनाइए आप, हैं। एक कहानी है वैसी आप कहानी बना सकते। कैसे? कि एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे खाट पे बैठा था, हाँ, तो उसके बेटे ने कहा कि ये क्या है ज़िंदगी, आप ज़मीन खाट में जो है मैदान में पड़े रहते हो। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पैसे कमाना चाहिए। पैसे कमा के क्या करोगे, तो घर बनाना चाहिए। घर बना के क्या करोगे, जब ज़्यादा पैसा, तो कहीं फार्म हाउस बनाना चाहिए। फार्म हाउस में क्या करोगे, कह लगे खाट डाल के तो वही आ जाए, उस जगह पर आ गए। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। कह ले मानव का मूल्य जो तो बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाना चाहिए बच्चों को।